आपण आहोत आपल्यासोबत आहे मालेगाव शहरचे लोकप्रिय आमदार मुफ्ती इस्माईल कासमी साहब। आज आपण त्यांच्याशी संवाद साधणार आहोत। सर सर्वात अगोदर तुमच्या आमच्या चॅनलवर हार्दिक स्वागत आहे। थँक्यू। सर, पक्षाने तुमच्यावर विश्वास दाखवून आज तुम्हाला जबाबदारी दिली आहे, तो नेमकी तुम्ही निवडणुकामध्ये किती सीटावर तुम्ही नेमकी निवडणूक लढवत आहे? 15 जनवरी 2026 महानगर पालिका का इलेक्शन है। उस इलेक्शन में पार्टी ने मालेगांव महानगर पालिका की जिम्मेदारी मुझे दी है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह 84 वार्डों में हमने 60 उम्मीदवार खड़े किए, 60 उम्मीदवार हमने खड़े किए हैं। हमने 62 उम्मीदवारों को AB फॉर्म दे करके उनको उम्मीदवारी दी थी, लेकिन 2 लोगों के फॉर्म किसी वजह से मंजूर नहीं हो सके। आज मैदान में इलेक्शन लड़ने वाले हमारे पास 60 उम्मीदवार हैं और उन्हीं उम्मीदवारों के इलेक्शन की हम कैंपेनिंग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और उनको चुनवा कर ला करके लाने की कोशिश कर रहे हैं। नेमकी आपण जर मुस्लिम वस्तीत बघितलं तो त्या ठिकाणी गटरचा मुद्दा आहे, एक ट्रॅफिकची समस्या आहे। जर तुम्ही निवडून आले, तुमची सत्ता आली, तर नेमकी तुम्ही त्यांच्यावर काय काम करणार? मालेगांव बहुत ज़्यादा महरूम शहर है। मालेगांव में म्यूनिसिपलिटी रही, जब भी मालेगांव के कामकाज को लेकर के मालेगांव के लोग महरूमी का एहसास करते रहे और तकरीबन 2003 में कारपोरेशन बनी। कारपोरेशन बनने के बाद भी मालेगांव में जो बस्तियां हैं, ख़ास तौर पर नई बस्तियां, किनारे के जो इलाके हैं, वहाँ पर पीने के पानी की समस्या है। वहाँ पर इस्तेमाल शुदा पानी के लिए गटर और नालों की ज़रूरत है। चलने फिरने के लिए रोड रास्तों की दुरुस्तगी ज़रूरी है, लाइट होना चाहिए। ये सारी समस्या मालेगांव में है। हेल्थ को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के मालेगांव की गरीब आवाम अपने बच्चों की तालीम और उनके इलाज के लिए परेशान रहते हैं। ये सारे मुद्दे मालेगांव के हैं और अगर हमारा पैनल जितना भी है 21 पैनल में, अगर हमको इतने पैनलों में कामयाबी मिलती है कि हम लोग 42 अबव कारपोरेटर चुनवा करके ले आए, तो हम अपना मेयर बिठाएंगे। मालेगांव महानगर पालिका का बजट तकरीबन 11 से 1200 करोड़ रुपया साल का है। तमाम तर खर्चे देने के बाद अगर 150-200 करोड़ रुपया भी मालेगांव की मूलभूत सुविधा और बुनियादी ज़रूरतों पर अगर खर्च किया जाएगा तो 5 साल के अंदर मालेगांव का नाक नक्शा बदल जाएगा और मालेगांव में जो लोगों की समस्या है वो सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। नेमकी आपण सांगितलं का तुम्ही 84 सीटावर निवडणूक लढवत आहे, तर तुम्ही तुमच्या उमेदवारासोबत जर जात आहे डोर टू डोर वोट मागण्यासाठी, तर तुम्ही नेमकी त्यांना कोणता आश्वासन देऊन व कोणत्या मुद्द्यावर तुम्ही निवडणूक लढवत आहे आणि तुम्ही स्वतः या शहराचे आमदार देखील आहात? हमने डोर टू डोर कैंपेनिंग की और कर रहे हैं। हम उनको कोई बहुत बड़ा वादा नहीं करते। जहाँ जाते हैं वहाँ की जो उनकी समस्या होती है कि अगर पीने के लिए, इस्तेमाल के लिए पानी की पाइपलाइन नहीं है, तो हम उनसे वादा करते हैं कि हम आपको पानी की पाइपलाइन बिछा करके देंगे और अगर गटर नहीं है, नाले नहीं है, तो हम वो बनवा करके देंगे। इसके अलावा उनकी जो भी समस्या होती है हम सुनते हैं और हम उनसे इस बात का वादा करते हैं कि हम आपसे कोई बहुत बड़ा वादा तो नहीं कर रहे हैं कि हम आपको ताजमहल या लाल किला बना करके देंगे, लेकिन आपसे ये वादा ज़रूर करते हैं कि पार्लियामेंट अपने महानगर पालिका इस इलेक्शन में अगर हमारा मेयर बैठेगा तो हम आपकी सारी समस्या, सारी ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश करेंगे। शेवटचा प्रश्न असा की तुमचा मुलगा देखील निवडणुकीमध्ये उभा आहात, वार्ड क्रमांक 13 या 14 मधून अब्दुल्ला म्हणून, तो ते राजकारणात होता का मग तुमच्या आमदारकी आहे, तुम्ही स्वतः आमदार आहे म्हणून तुम्ही त्याला असं वाटतंय का ते निवडून येईल?
मैंने अपने बेटे अब्दुल्ला को इलेक्शन में उम्मीदवारी नहीं दी थी और हमारा कोई ऐसा प्रोग्राम भी नहीं था कि मेरे घर से कोई कारपोरेशन का इलेक्शन लड़े। हमने वार्ड नंबर 13 में चारों उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था, जो 2 लेडीज़ और 2 जेंट्स का। एक जेंट्स उम्मीदवार ने अपनी उम्मीदवारी ये कह करके वापस ले ली कि मैं 1 हफ़्ता पहले उम्मीदवारी नहीं करूंगा, ऐसा ऐलान कर चुका था। तो मैं इलेक्शन से दस्तबरदार हो चुका हूं। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूं कि आपने जो है मेरे नामों का ऐलान किया है, लेकिन मुझे इलेक्शन लड़ना नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि आप मेरी जगह पर अपने बेटे अब्दुल्ला को इलेक्शन लड़वाएं। वो हमारे पुराने कारपोरेटर रहे, हमने उनको डिप्टी मेयर भी बनाया था, तो हमारे उनके ताल्लुकात घर जैसे ताल्लुकात हैं और उनका ये कहना था कि अब्दुल्ला मेरे पोते जैसा है, उसको इलेक्शन लड़वाया जाए, ऐसी मेरी चाहत है। और बहुत करीब बस 2-3 दिन जो है फॉर्म भरने में बाकी रह गए थे, तो बहालत मजबूरी हमने उसके पेपर वगैरह तैयार करके हमने फॉर्म भरा। उन्होंने वादा किया है कि आप इसको उम्मीदवारी दो, इसका इलेक्शन मैं लड़ूंगा। यही वजह है कि वार्ड नंबर 13 में अभी तक हमने कोई मीटिंग भी नहीं ली, हमने वहाँ पर कोई दौरा भी नहीं किया और अभी तक हमने वहाँ कोई सभा भी नहीं ली। मुफ्ती साहब, तुमच्या पक्षाचे माजी खासदार इम्तियाज जलील त्यांच्यावर जे आरोप लागले, त्यांच्यावर काल का परवा त्यांच्यावर हल्लासुद्धा झाला, तर तुम्ही त्याला कशा पद्धतीने बघतात? का ते जे त्यांच्यावर आरोप लागलेले आहे ते काय खरं आहे का खोटे आहे सर? बात ये है कि आरोप तो सियासत में लगते रहते हैं और पैनल सिस्टम है कि 4 वार्डों का एक पैनल होगा। अब जो कारपोरेटर रह चुका, यानी पीछे 2017 में इलेक्शन हुआ था, जो लोग चुन करके आए कारपोरेटर बने, तो हर कारपोरेटर ऐसा समझता है कि आगे टिकट मुझे मिले, ये मेरा हक है, मुझे ही टिकट मिलना चाहिए, ऐसी उसकी सोच होती है। लेकिन वार्ड में 5 साल में ऐसे हालात बनते हैं कि कुछ कारपोरेटर बहुत मकबूल होते हैं और काम करने के तय लोग उनको पसंद करते हैं, और कुछ कारपोरेटर ऐसे होते हैं जिनको ले करके वार्ड में बहुत ज़्यादा नाराज़गी होती है उनकी कोताहियों की वजह से। तो उनको टिकट देना और उनको जिता करके लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बहालत मजबूरी दूसरे नए उम्मीदवारों को टिकट देना पड़ता है, जिसको ले करके नाराज़गी होती है। औरंगाबाद संभाजी नगर में ऐसे ही हालात बने, उन्होंने कुछ पुराने कारपोरेटरों को टिकट नहीं दिया, नए लोगों को दिया, और फिर इसको लेके वहाँ पे वाद बहुत बड़ा। उस वक्त भी उनके ख़िलाफ़ नाराज़गी जताई गई थी और अभी 2-3 दिन पहले उनके ऊपर हमला भी हुआ। लेकिन सियासत में ये पार्टी के ज़िम्मेदारान की मजबूरी होती है कि अगर एक वार्ड से 1 से ज़ायद लोग टिकट मांग रहे हैं, 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग, तो जाहिर बात है एक ही आदमी को टिकट दिया जा सकता है। बकिया लोगों की नाराज़गी रहती है, उसमें नाराज़गी में कुछ लोगों को ज़्यादा नाराज़गी होती है और कुछ लोग हालात से समझौता कर लेते हैं। औरंगाबाद में जो हुआ, मैं तो उसकी मजम्मत करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसलिए कि इम्तियाज़ जलील साहब के मुताल्लिक जो बातें कही जा रही हैं वो सब बातें सही नहीं हैं। मुफ्ती साहेब, शेवटचा प्रश्न आपल्याला की अकोट शहरात जे झालं, तुम्ही स्वतः महाराष्ट्रामध्ये एकही आमदार आहात, तर तुम्हाला ते माहीत होतं का? ज्या माहीत झाला त्याच्यानंतर तुम्ही पक्षाच्या जे लोकांनी जे BJP व उद्धव बाळासाहेब आपला शिंदे गटाची जे त्यांनी युती केली, तर त्याच्यावर पक्षाने काय कारवाई केली का? मुझे तो इसका इल्म नहीं था कि वहाँ पर मेरे ख़्याल से म्यूनिसिपलिटी है, जी जी, नगर पालिका है, नगर पालिका, वहाँ पे MIM के कितने लोग जो है चुन करके आए और वो काउंसलर बने, मुझे पता नहीं था। लेकिन मीडिया के ज़रिए ही मुझे ये बात मालूम हुई कि वहाँ पर जो है शिंदे शिवसेना गुट के साथ नहीं, BJP के साथ उन्होंने गठबंधन किया है। और इस मामले में पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं, जैसे महाराष्ट्र के ज़िम्मेदार इम्तियाज़ जलील साहब हैं और कौमी सदर जो हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं,
उन लोगों से भी मेरी इस सिलसिले में कोई चर्चा नहीं हुई कि क्या उनकी मर्ज़ी थी या नहीं थी। स्थानिक लोगों ने अपने लेवल पर इस तरह का फ़ैसला लिया है या पार्टी ने उसको सपोर्ट किया है। कल हमारे यहाँ कौमी असदुद्दीन ओवैसी साहब तशरीफ़ लाए थे, तो उनसे बातचीत हुई तो अंदाज़ा ये हुआ कि वहाँ के मकामी लोगों ने एकजुट होकर के ये फ़ैसला लिया। पार्टी उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। अगर उनमें से 1/3 से कम लोग इस तरह का फ़ैसला लिए होते तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन अगर सभी चुनकर आने वाले लोग मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ हो कर के उन्होंने एक फ़ैसला लिया है तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना मुश्किल है। तर हे आपल्यासोबत होते मुफ्ती इस्माईल साहब यांची आपण प्रतिक्रिया जाणून घेतली। मी सोएब शेख,